हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में 2 चैप्टर से केस स्टडी दिए थे, सॉल्यूशन से बायोमोलिक्यूल से। तो हम यही मान के चले कि 2 चैप्टर से केस स्टडी आ सकते हैं, दैट इज़ ऑफ सॉल्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल। तो कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल मैथ वालों को थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा इसको अच्छे से कर लेना यार, है ना। और इसमें सारे टॉपिक ही लगभग इंपॉर्टेंट से हैं, किसी से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलोंग, और पढ़ने वाला है, 2-3 बार पढ़ के हो जाएगा। द डीएनए एंड आरएनए चेन इस्टेब्लिश इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द। अच्छा, ये पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना। हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर ही पढ़ के बता दूंगा, एक दो बात जो बताने की होगी। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बेसिस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए ओनली। आरएनए में क्या मिलता है? ए जी सी यू, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल। और उसमें से क्या है जो सिर्फ आरएनए में होता है? वो है यूरासिल। नेक्स्ट, राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और आरएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के अंदर डिऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए के अंदर राइबोज होती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बेसिस ओके, नेम द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो बताया ना अभी, क्या पाया जाता है डीएनए के अंदर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। और यूरासिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए? डीएनए का मेन काम क्या है? डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू ट्रांसफर द हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आरएनए का काम है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बट message for the synthesis of particular protein is present in डीएनए, ठीक है ना। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम आर प्रोटीन। नेम द अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। 20 अमीनो एसिड है, 20 में से 19 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिर्फ एक बदतमीज है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और उस बदतमीज का नाम है ग्लाइसिन। नेक्स्ट हमारे पास है, नेम टू असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? भाई साहब, कई सारे हैं एसेंशियल जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? वैलिन एंड ल्यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द के ए एंड के बी वैल्यूज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आर वेरी लो। वाई? देखिए, के ए क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के बी क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जो प्योर एसिड प्योर बेस होते हैं उनके बारे में ये बातें होती हैं। बट इनके वैल्यू कम क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर प्योर एसिड प्योर बेस नहीं होते। जो अमीनो एसिड होते हैं वो ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पर जो एसिडिक है, एसिडिक हम मान के चलते हैं COOH होता है, बट COOH एसिडिक नहीं होता। अब एसिडिक कौन बन चुका है? NH3 ग्रुप। और बेसिक ग्रुप क्या हो चुका होता है भैया? COO नेगेटिव ग्रुप। NH3 ग्रुप एसिडिक होता है, जबकि होना चाहिए COOH। पता ना ये कैसे बनता है? ये COOH अपना H पॉजिटिव इसको दे देता है, तो ये COO नेगेटिव हो जाता है और ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है भैया, क्या देखने को मिलता है? ओके, सॉरी, पता नहीं क्यों स्क्रीन ब्लर हो गई थी एकदम से। तो यहाँ पर ये COO नेगेटिव होता है, ये अपने प्रोटॉन को इधर की माइग्रेट करवा देता है। बाकी इसका आंसर क्या होगा? इन अल्फा अमीनो एसिड द एसिडिक ग्रुप इज NH3 पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ COOH ग्रुप एज इन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड बेसिक ग्रुप इज COO नेगेटिव इंस्टेड ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। इस वजह से ये रहता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूट्राइन। ज्यूट्राइन प्रोटॉन को माइग्रेट कर देना है फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो ग्रुप, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पीपल बिलीव दैट जेम्स वॉटसन। और ये स्टोरी है, पढ़ लेना ये स्टोरी। बाकी मैं दोबारा बोलूँगा कि आपकी कॉमन नॉलेज के अलावा ना, आपको मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको स्टोरी भी ये पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a segment of DNA has 100 adenine, 150 cytosine bases. What is the total number of nucleotide present in this segment of DNA? देखिए क्या होता है, आपको पता होगा ना, टाटा गोचू। टी का डबल बॉन्ड है ए के साथ, और जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है सी के साथ। तो भाई साहब क्या होगा? जितने थाइमाइन है उतने एडेनिन होंगे, जितने दूसरा नंबर किसका दे रखे हैं उन्होंने, साइटोसिन है, उतने गुआनिन होंगे। तो 100 थाइमाइन है तो 100 एडेनिन हो जाएंगे, 150 साइटोसिन है, 150 गुआनिन हो जाएंगे। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने बन जाएंगे? 150। A sample of hair and blood was found at two sites. Scientists claim that the sample belongs to same species. How did the scientists arrive at this conclusion? किस वजह से पहुंचे होंगे भाई? दे स्टडीड द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुनिए ना,
डीएनए ही तो मैच करवाया जाता है। तो किस तरह से पहुंचे होंगे? composition of nucleotide composition of DNA, it was the same, so they concluded that the sample belonged to same species. अगला क्वेश्चन है, द सैंपल ऑफ वायरस वाज टेस्टेड एंड इट वाज फाउंड टू कंटेन 20% एडेनिन, 20% थायमाइन, 20% गुआनिन एंड द रेस्ट इज साइटोसिन. Is the genetic material of that virus, of this virus, DNA double helix, DNA single helix, RNA? What do you infer from the data? भैया ए और टी तो इन्होंने 20% बोल दिया है, और क्या बोला है? जी भी इन्होंने 20% बोला है, तो सी कितना होगा? 40%. जी की और सी की परसेंटेज मैच करनी चाहिए थी, दोनों 30-30 हो जाते, बट वो मैच नहीं कर रही है, और जब मैच नहीं कर रही है तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा. ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी चार जिराफ ने. चार जिराफ नहीं बोलते, चार जिराफ ही है क्या? देख लेना भाई. चार जिराफ ने बोली थी कि ऑल डबल हेलिक्स डीएनए विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ ए एंड टी एज वेल एज सी एंड जी. अगर ऐसा नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सिंगल हेलिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा फ्रॉम द बेसिस ऑफ लाइफ. आगे है, विच कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका भैया? ग्लूकोज का. नेक्स्ट है, विच डाइसैकेराइड इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स एंड नॉट इन प्लांट्स. देखिए लैक्टोज नाम का जो मोनोसैकेराइड है वो मिल्क से मिलता है हमें, ठीक है ना, और लैक्टोज का जो डाइसैकेराइड है वो गैलेक्टोज है. तो वो कौन सा डाइसैकेराइड है? अच्छा, लैक्टोज, लैक्टोज है भैया हमारे पास. वो लैक्टोज का मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज होता है. अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, तुम्हें पॉइंट समझ में आया? लैक्टोज का सोर्स क्या होता है? ये हमें मिल्क से मिलता है, और मिल्क एनिमल्स से मिलता है, तो एनिमल्स के अंदर सिर्फ लैक्टोज मिलता है. आगे मूव करो. अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड ए ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट गिव्स एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रुक्टोज. ये दे रखा है, ठीक है ना. डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी फॉर्म बन गई है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोला जाता है भैया? इसे कहा जाता है इन्वर्ट शुगर. सुक्रोज को तोड़ा गया है, इन्वर्ट शुगर है, और उस सैकराइड्स के बीच में कौन सी लिंकेज मिलती है? ग्लाइकोसिडिक. व्हाट आर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज को जब तोड़ते हैं तो वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, और लैक्टोज को जब तोड़ते हैं ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में. पॉलीसैकेराइड में भी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल. देख लेना. व्हाट कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है माइलोपेस्टिन. इसमें से जो अमाइलोपेस्टिन होता है ब्रांच होता है 80-85% होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. विच ऑफ द टू कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट वाटर सोल्यूबल होता है भाई? अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल वेयर अमाइलोपेस्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल. What is glycogen? How it is different from starch? Glycogen is a polymer of alpha D glucose. The carbohydrates are stored in animal body as glycogen. जो भैया एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन है. स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेस्टिन. ठीक है. अमाइलोज इज लीनियर पॉलीमर, और वो अमाइलोपेस्टिन क्या होता है? ब्रांच होता है. बोथ ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेस्टिन, अमाइलोपेस्टिन किस वाला है? स्टार्च वाला है. आर ब्रांच चेन पॉलीमर. अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? पिछले 3-4 दिनों से ना 3-4 घंटे की नींद ले रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा है हैंगनेस सी हो रही है, वो तुम्हारे पेपर के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है ना. बट ग्लाइकोजन इज मोर हाईली ब्रांच्ड देन माइलोपेस्टिन. स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स. स्टार्च कहाँ मिलता है? प्लांट्स के अंदर. ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर. स्टार्च के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेस्टिन. अमाइलोज लीनियर है, वाटर सोल्यूबल है. अमाइलोपेस्टिन इनसोल्यूबल है, ब्रांच होता है. ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, और इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेस्टिन से भी ज़्यादा ब्रांच होता है. ये बात है. स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज इन मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट. देखिए जो स्टार्च होता है ना भाई, वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, एंड जो ग्लाइकोजन है, सॉरी सेलुलोज जो है, वो बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ठीक है ना.
अमाइलोज, अगर आपको पता हो स्टार्च के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेस्टिन। अमाइलोज में C1 C4 की लिंकेज होती है, अमाइलोपेस्टिन में C1 C4 की तो लीनियर होती है और ब्रांचिंग कहाँ से होती है, C1 C6 से, और मैक्सिमम में C1, और सेलुलोज में C1 C4 है। समझ में आ रही बात? देखो स्टार्च है, स्टार्च के दो पोर्शन है, एक है अमाइलोज, एक है अमाइलोपेस्टिन। किससे बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें स्ट्रक्चर, इसमें लिंकिंग होती है C1 C4 की लीनियर, इसमें C1 C4 की लीनियर होती है और C1 C6 की ब्रांचिंग होती है। और जो सेल्यूलोज है उसमें C1 C4 की लिंकिंग होती है और मोनोमर क्या होता है उसमें, बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो बस यही है, बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। पढ़ो, और बेटा जी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है।